हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? नॉर्मली जो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हाई बीपी को ही हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइपरटेंशन इज अ क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन characterized by a persistent elevation of systemic arterial blood pressure which is equal to or more than 140/90 mmHg on repeated measurement। अगर हम इसका मतलब समझे तो जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हमारी जो नॉर्मल रेंज रहती है ब्लड प्रेशर की वो रहती है 120 टू 80 mmHg। जो 120 होता है वो सिस्टोलिक होता है और 80 हमारा डायस्टोलिक होता है। बट अगर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 हो जाए और उससे ज़्यादा हो जाए और हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 हो जाए और उससे ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरटेंशन। तो इस डेफिनेशन का सीधा सा मतलब है कि रिपीटेड मेजरमेंट पर, मतलब जब बार बार मेजर करने पर हमें ब्लड प्रेशर की वैल्यू 140/90 से ज़्यादा आए और 140/90 आए तो उसी को हाइपरटेंशन कहा जाता है। अब जो एक नई गाइडलाइन आई है वो बोलती है कि अगर आपका बीपी 130 और 80 mmHg है तो भी उसे हाइपरटेंशन ही कंसीडर किया जाएगा। मतलब अगर 130, पहले हमारी वैल्यू क्या थी 140 थी, उसके बाद कि अगर 130 हमारी वैल्यू है और 130 से ज़्यादा है तो उसको ब्लड प्रेशर कंसीडर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन कैसे किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर होता है हमारा कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई पेरिफेरल वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस। अब हम समझेंगे कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है और पेरिफेरल वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस क्या होता है। कार्डियक आउटपुट होता है कि 1 मिनट में हमारा कितना ब्लड फ्लो किया, और पेरिफेरल वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस होता है, चलो हम इस डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये हमारी है आर्टरी, इसमें से हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, वैसे आमतौर पर थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगता रहता है। जो हमारा नॉर्मल होता है तो हमारा नॉर्मल बीपी होता है। अब क्या हुआ कि हमारा जो कार्डियक आउटपुट है, मतलब 1 मिनट में जो ब्लड फ्लो करना था वो ज़्यादा हो गया, मतलब कार्डियक आउटपुट हमारी इंक्रीज हो गई और पेरिफेरल वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। पेरिफेरल वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस होता है कि जो हमारी आर्टरी है उसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो अगर इसकी चौड़ाई कम हो गई, मतलब कि पेरिफेरल वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज़ हो गया, कि इसकी नैरोनेस बढ़ गई, तो हमारा क्या होगा, उससे हाइपरटेंशन होगा। अब हम इसको समझते हैं कि कार्डियक आउटपुट, मान लो ये पाइप है और इसमें हमारा पानी फ़्लो कर रहा है। अगर हम पानी को बढ़ा देंगे तो उसका फ़्लो इंक्रीज हो जाएगा और पाइप को हम पतला कर दें तो एक्चुअली हमारा ऑटोमेटिकली उसमें जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वैसे ही ब्लड के केस में भी होता है। तो हमारा हाइपरटेंशन यहाँ पर कंडीशन आ जाती है, मतलब बीपी का हाई हो जाना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन में हाइपरटेंशन को 2 हाइपरटेंशन में डिवाइड किया है। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है जो 90 to 95% ऑफ केसेस में मिलता है, मतलब मैक्सिमम लोगों में हमें प्राइमरी हाइपरटेंशन ही मिलता है। और इसके जो कॉजेज़ हो सकते हैं मल्टीफैक्टोरियल हो सकते हैं। मल्टीफैक्टोरियल में क्या आ गया, जैसे हमारी एज आ गई, या फिर ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक कोई कर रहा है, या फिर डाइट कोई अच्छे से प्रॉपर नहीं ले रहा है, या किसी को मतलब फैमिली कंडीशन है, फैमिली हिस्ट्री है कि उसके मतलब मम्मी, उसके दादा वगैरह जो भी है उनको अगर पहले से बीपी की प्रॉब्लम आती रही है, और इसमें आ जाएगा हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम। ओके, दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये हमारा 5 से 10% के लोगों में होता है और इसके लिए डिफाइनाइट अंडरलाइंग कॉज होता है कि मतलब अगर किसी बंदे में कोई बीमारी है, मान लो किसी को किडनी की बीमारी हो गई और किसी को कोई और, मतलब इसके लिए कोई डिफाइनाइट बीमारी होती है, उसी की वजह से हमारा ये हाइपरटेंशन ग्रो करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन था उसके कॉजेज़ क्या है। हमने देखा कि जो हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो किसी बीमारी या फिर किसी मतलब उसके लिए कोई कॉज है, अंडरलाइंग कॉज है कि हाँ उसी वजह से हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो रहा है। तो उसके जो मेन कॉज होते हैं वो होता है रेनल डिजीज़, कि किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। ठीक है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर एंड कॉन्ट्रासेप्टिक्स यूज़। अब ये हो गया हमारा रेनल डिजीज और एंडोक्राइन डिसऑर्डर। जब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब हमें समझ आ जाएगा कि ये वाले फैक्टर्स हमारे क्यों रिस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर को हाई करने में। ठीक है,
अब हम पढ़ लेंगे हाइपरटेंशन के इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा इंक्रीजिंग एज, फिर आता है जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, फिर आता है फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, किसी को मोटापा है, कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, कोई स्ट्रेस ले रहा है। तो ये आगे हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हाइपरटेंशन को ग्रो करने के लिए। अब आते हैं सबसे मेन चीज़ पर, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। Hypertension develops due to disturbances in mechanism that regulate blood pressure. It involves increased cardiac output, increased peripheral resistance and abnormal renal sodium handling. कि जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहे हैं जो जो फैक्टर, अगर उनमें डिस्टर्बेंसेस आ जाता है तो हमारा हाइपरटेंशन होता है। इसमें हमारा इन्वॉल्व हो, जैसे हमने पीछे भी देखा कि अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रही है तो भी हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब कि आर्टरी की अगर नैरोनेस बढ़ रही है, वो पतली हो रही है, तो भी हमारा हाइपरटेंशन ग्रो हो रहा है। एबनॉर्मल रेनल सोडियम हैंडलिंग, मान लो कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है, वो हमारे किडनी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ेगी, कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो इसमें से पैथोफिजियोलॉजी में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो होता है हमारा इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। अब हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होता है सिंपैथेटिक की एक्टिविटी का इंक्रीज हो जाना। इसमें होता क्या है कि हमारा मान लो क्रॉनिक स्ट्रेस है, किसी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, ठीक है, तो उसका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेट होने से क्या है, हमारा सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा, मतलब उसमें से हमारा एड्रेनलिन, जो हमारा एक केमिकल होता है एड्रेनलिन, जो हमारा फाइट और फ्लाइट मोड पर एक्टिवेट होता है, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब एड्रेनलिन करता क्या है, वो करता है हमारा हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। हार्ट रेट के इंक्रीज होने से क्या होगा कि हमारा ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो हमारा एक्चुअली हाइपरटेंशन इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। और हमारा एड्रेनल डिस्चार्ज होने से क्या होता है कि मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, मतलब जो हमारी ब्लड वेसल है, जो हमारी आर्टरी है, उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है, वो नैरोनेस हो जाती है, तो उसकी वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है और ब्लड प्रेशर हमारा एलिवेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है ओवर एक्टिवेशन ऑफ रास। अब रास क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लो किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमारा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ किसी को हो गई है, तो अब क्या होगा कि उस केस में जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर किडनी तक नहीं पहुंच पाएगा। रिड्यूस्ड रेनल ब्लड फ्लो ने क्या किया, वो बोलता है भाई इमरजेंसी है, मुझ तक पूरा ब्लड का फ्लो नहीं पहुंच पा रहा है और मतलब ब्लड प्रेशर लो हो जा रहा है, तो वो क्या करता है हमारा एक रेनिन को सिक्रेट करता है, जो होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं किडनी में, उनमें से रेनिन को सिक्रेट करता है। ठीक है, अब ये आ गया हमारा एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन हमारा लीवर सिक्रेट करता है और ये ब्लड में कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करता रहता है। अब रेनिन के आने से क्या होता है कि जो एंजियोटेंसिनोजन है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको हम एस बोलते हैं, एस क्या करता है कि जो एंजियोटेंसिन 1 है उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 है, यही हमारा मेन रिस्पॉन्सिबल है हाइपरटेंशन को प्रोड्यूस कराने में। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये करता है स्टिमुलेट कर देता है एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को। अब हमारा एल्डोस्टेरोन जब सिक्रीशन इंक्रीज होती है तो हमारा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, मतलब सोडियम एक्सक्रीट नहीं हो पाता है किडनी से, तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, प्रमोट सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। वही बात आ गई कि अगर सोडियम और वाटर हमारा रिटेंशन उसकी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब किडनी से एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, तो वाटर का फ्लो हमारा बढ़ेगा और जिससे ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, ब्लड फ्लो के बढ़ने से हमारी जो पाइप है मतलब उसमें से ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो प्रेशर एक्चुअली इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, ये हमारा सारा एंजियोटेंसिन 2 का काम होता है। तो यही हमारा हाइपरटेंशन को ग्रो कराने में सबसे मतलब हाइपरटेंशन को ग्रो कराता है। नेक्स्ट चलता है एंडोथेलियल डिसफंक्शनिंग। अब क्या होता है जो हमारा इसमें कि जो वेस्कुलर एंडोथेलियल होता है वो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, जो हमारी मतलब आर्टरी है उसकी वैसोडाइलेशन से अगर हम समझे तो कि जो हमारी
आरटी है उसकी डायलेशन करा देती है, मतलब उसको चौड़ाई उसकी बढ़ा देती है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। अब मान लो क्या हो गया कि एंडोथेलियल की डिसफंक्शनिंग होगी, एंडोथेलियल अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, वेस्क्यूलर एंडोथेलियल। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, क्या कर रहा था हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, इसकी चौड़ाई को बढ़ा रहा था, ठीक है। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी, मतलब ये अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हुआ तो इसकी नैरोनेस बढ़ गई और जिससे हमारा बीपी इंक्रीज़ हो गया। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक और कमेंट ज़रूर करें।